भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। ये लाचारी है या बाजीगरी है, ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, ये निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है। और ये उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, ये इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन एंड एनार्किक बिहेवियर। अब इस विषय पे हम स्पष्ट रूप से 2-3 बातें भी कहना चाहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी को पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक राजनिवास रोड पर और दूसरा दरियागंज में? दूसरा पॉइंट, यह अपने आप में नियमों का सीधा उल्लंघन है। यदि कोई भी सरकारी निवास किसी को भी मिलता है
तो वो किसी दूसरे को जिसको अलॉटेड है सीधे ट्रांसफर नहीं करता है, टेक्निकली डिपार्टमेंट पोजीशन लेके उनको ट्रांसफर करता है। हम लोग भी पूर्ववर्ती में जो भी हमारे घर में सांसद रहते थे तो हमने उनसे पोजीशन नहीं लिया है, पोजीशन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से लिया है। तो उसी प्रकार से ये कैसे इन्होंने कह दिया कि सीधे उन्होंने उनको दे दिया था। दूसरी बात, इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही तो क्यों नहीं इन्होंने इन 10 सालों में उसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में ऑर्डर जारी कर देते, अन्यथा दिखाएं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री को 2-2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। और यह भी मैं एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि खरीदारी कैसी हुई है। मतलब जो कुर्सी है वो 8-8 हजार रुपए की आई है, ये तो बिल्स में अवेलेबल है ना, जो 200 रुपए की भी मार्केट में मिलती हैं। 40 गुना से अधिक हुआ है। और एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्रावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर जो बिल्स बने हैं वो 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, यानी सब 10 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं। अब 1 सितंबर 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9 करोड़ 9 लाख रुपए का, 29 जून को 9 करोड़ 34 लाख रुपए का, और एक एक्सपेंडिचर तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। आप सोचिए, ये फितरत को समझिए, 9 करोड़ 99 लाख रुपए का बिल है ताकि वो 10 करोड़ की सीमा को टच न करे और एलजी के पास जाने की परिस्थिति न उत्पन्न हो। ये तो हुई तकनीकी बात। अब हम बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का आचरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवाल पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। अन्यथा ये छटपटाहट और ये घबराहट और ये बौखलाहट उनके आचरण में दिखाई नहीं पड़ती। और फिर मैं यह भी उनसे कहना चाहूंगा अंत में कि आप कितना भी प्रयास कर लें, मतलब ये तो वो पार्टी है, मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, वो जो पहले एक गीत गाती होगे, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति यो हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? ये आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे? और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस
भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब इन चुनावों में जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है। चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते, दिखा देते। आपने तो स्थिति यह है कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारी को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर ले, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहें, ये इनके नैसर्गिक अराजक चरित्र का परिचायक है। और मैं आतिशी जी से भी कहना चाहूंगा, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई बात तो राजनीति में होती है। वो तो जब केजरीवाल जी से जेल में मिलने गई थी तब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मुझे नहीं लगता इतना भावुक होने की आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का भाव। अरे भाई, 1 महीने की बात रहेगी, 1 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की तो सरकार आनी नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी का दावा भी मान लिया जाए तो आतिशी जी नहीं रहनी है। अस्थायी मुख्यमंत्री स्थायी आवास के लिए आंसू बहा रहा है, ये कुछ समझ में आने वाली बात लगती है क्या? ये अस्थायी मुख्यमंत्री तो शब्द आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। इसीलिए इनका पीछे का मंतव्य क्या है, इनके पीछे का गंतव्य क्या है और भविष्य का भवितव्य क्या है, ये दिल्ली की जनता भली भांति समझती है। आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आईआरएस ऑफिसर हैं। प्रधानमंत्री आवास की आप तुलना करते, प्रधानमंत्री का आवास आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास है। 7 लोक कल्याण मार्ग हर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। मोदी जी भी उसी में रह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी में रहते थे, वाजपेयी जी उसी में रहे, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी और राजीव गांधी, बचपन से जितना हम लोगों को याद है देखते हुए आ रहे हैं। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, वो क्या आधिकारिक आवास है? अगर है तो उसका आदेश दिखाइए। काइंडली पुट द गवर्नमेंट ऑर्डर मेंशनिंग दैट बेंगलोर इज एन ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस। वो तो 6 बंगलों को तोड़ के बनाया गया। और मैं दर्शकों के लिए भी और देश की जनता के लिए भी बताना चाहता हूं, ऐसी बचकानी और शातिरानी हरकत नहीं करनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, सबसे संवेदनशील देशों में से एक। बहुत सी ऐसी बातें जो स्पष्ट नहीं कही जा सकती। हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर पावर्स हैं। भारत के प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा की स्थिति में हर प्रकार की सुरक्षा होती है। ये तो वो कहते थे ना सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और आज में सिक्योरिटी लेनी पड़ी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, उनको लेनी चाहिए सिक्योरिटी। पंजाब के उनके चीफ मिनिस्टर जिस सिक्योरिटी के कैवलकेड में चलते हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है।
सुरक्षा की आवश्यकता है, इसका मतलब या तो आप बचकानी हरकत कर रहे थे या शैतानी हरकत कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के अंदर किस प्रकार का, उसमें केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, मिसाइल का अटैक, एयर का अटैक, और यहां तक कि अगर भारत के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक भी हो जाए तो उस सब की भी व्यवस्था होती है। ऐसी बचकानी, ओछी और छिछोरी बातें करके आप जनता की, प्रबुद्ध जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, इस दिल्ली और देश की जनता को। नहीं, साधु संत जब जाते हैं तो अपने साथ जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका शमन करके जाते हैं और सतोगुण को स्थापित करके जाते हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी जिसने की गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर और कारसेवकों के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि हम जो राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे वो कहां हैं और वो कहां है। मगर मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? साधुओं के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था, आपने तो हज हाउस बनवाया था ना। तो मुझे लगता है उनका नैतिक अधिकार मौलवियों पे कमेंट करने का अधिक है। मुफ्ती, बारी, मुकर्रम, हाफिज, इन पे कमेंट करना चाहिए। उनको साधुओं के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जे घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट साड़ के भूत बसे तिनमाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर आम आदमी पार्टी का जो फितरती चरित्र है, चुनाव आचार संहिता कल लागू हुई है, आपको दे देना चाहिए था। हमने महाराष्ट्र में घोषणा की लाडकी बहनी योजना की तो 4 किश्तें दे दी चुनाव शुरू होने से पहले पहले। हम करीब करीब 5 साल से दे रहे हैं असम में। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया था। यही बात है। इसीलिए इनको अगर कहा जाए कि ये भारत की राजनीति के चुनावी ढपोर शंख हैं, यानी सिर्फ बोलता है और करता नहीं। ढपोर शंख की कथा आपने, जिन लोगों ने भारतीय पंचतंत्र और ये सब कथाएं सुनी होंगी उनको जरूर पता होगी। हो सकता है आज के बहुत से लोगों को इस शब्द के बारे में जानकारी ना हो, तो बता देना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो सिर्फ बोलता ही बोलता है, करता कुछ नहीं है। यानी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर देखना हो तो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में देखिए। नहीं, ये संदेश वही है, सब एक दूसरे के साथ। इसमें मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, ये ताहिर हुसैन पहले किस पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में। अब आइए, जो इनके विधायक हैं, अमानतुल्लाह खां, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मुझे जहां तक ध्यान है कारपोरेटर पहले कांग्रेस से हुआ करते थे। तो इस मामले में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, एमआईएम हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो केजरीवाल जी का पुराना डायलॉग था ना, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। इस मामले में एक फैक्टर है, एमआईएम का जो एम है उसके लिए सब मिले हुए हैं जी। आई थिंक देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। वन, how respectfully and with dignity Prime Minister Narendra Modi deals with those leaders who have contributed for this country. Pranab Mukherjee ji was given Bharat Ratna also. I would like to remind to Mr. Danish Ali that we have given Bharat Ratna to 3 Congress leaders. Madan Mohan Malviya was Congress President. P.V. Narasimha Rao was Congress President and Prime Minister. And Pranab Mukherjee was President of the India. And biggest statue of, tallest statue of Sardar Patel. We have also given, Modi ji's government has also given Padma awards to S.C. Zamir and Tarun Gogoi. क्या कहना चाहते हैं? आपने तो परिवार के बाहर किसी को नहीं दिया। और रही बात इसकी आरएसएस की, तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू मिस्टर Danish Ali that Jawaharlal Nehru has praised RSS and invited RSS on 26th of January 2013. And Mahatma Gandhi has praised RSS, and he has said that I has been taken to RSS camp by Sri Jamnalal Bajaj, and he went to Wardha camp of RSS, and he said that the RSS which is practicing discipline and untouchability को जैसे दूर करके रखा, दिस इज प्रेजवर्दी। और ये संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 89 में है, पेज नंबर भी होगा तो बाद में बता दूंगा, ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है गांधी से बड़े राहुल गांधी के शिष्य लोग बनने की कोशिश न करें, गांधी नेहरू से बड़े बनने की कोशिश ना करें। संविधान की मूल भावना ही वन नेशन वन इलेक्शन की थी। पहले 4 चुनाव 51 के 57, 62 एंड 67 तो वन नेशन वन इलेक्शन पे हो रहे थे। परिस्थिति तो उसके बाद जगी, और क्या हुआ था आपको पता है? 67 के बाद गड़बड़ क्या हुई? राज्य सरकारें क्यों बर्खास्त हो रही? अंतरात्मा की आवाज का आह्वान किया गया था इंदिरा जी के द्वारा,
और भारत के इतिहास में अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को हरवा दिए थे, नीलम संजीव रेड्डी को। और फिर अंतरात्मा की आवाज ऐसी जागी कि धड़ाधड़ राज्य सरकारें बर्खास्त होती रही, कभी इस गवर्नमेंट को, कभी उस गवर्नमेंट को, कभी इसको। और मैं याद दिलाना चाहता हूं संविधान की मूल भावना कहने वालों को, 1980 में जब कांग्रेस लौट के आई, 9 अपोजिशन की गवर्नमेंट्स को, केवल स्टेट गवर्नमेंट्स को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी सेंट्रल में पार्टी हार गई है, तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल ग्राउंड ऑफ रूलिंग द स्टेट। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट हमारी 3 सरकारें 6 दिसंबर 92 को उत्तर प्रदेश की समझ में आता है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त की गई थी। इसलिए हम कहते हैं संविधान के मूल भाव को समझे होते और उनके अंदर थोड़ा सा राष्ट्र प्रेम का प्रादुर्भाव होता, तो ये जो दुर्भाव दिखाई पड़ रहा है उनमें, वो नहीं दिखाई पड़ता, और ये जो दुर्गति दिखाई पड़ रही है शायद इससे वो बच जाते।